Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an all India rank of 23. Now this is the part 4 of the PYQ series we have started for the unit of teaching aptitude. I hope कि जो पहले के 3 parts है वो आपने जरूर देखे होंगे. Now this is the QR code or the invite link for our UGC NET paper 1 telegram group. Now starting with question number 1, it says select the wrong statements. ठीक है, हमें wrong statements select करने हैं. In Flanders system, there are 10 categories of interactional analysis. Teaching behavior is molar and not molecular. In teaching behavior, influence is aimed at both the pupil and the teacher. Teaching behavior is not like any other form of human behavior. देखिए डी तो पक्का से गलत है कि टीचिंग इज नॉट लाइक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इट इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, क्यों? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स दे बोथ आर ह्यूमंस, इंटरेक्शन होती है. तो हमारा डी तो हो गई गलत, और जैसे ही हमारा डी गलत होगा तो हमारे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. देखिए, इन फ्लैंडर्स सिस्टम देयर आर 10 कैटेगरीज ऑफ इंटरैक्शनल एनालिसिस. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. टीचिंग बिहेवियर इज मोलर एंड नॉट मॉलिक्यूलर. देखिए, मोलर इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट. ब्रॉड का मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ learner is a part of teaching behavior. है ना? जो टीचर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, विच इज मॉलर. अगर हम मॉलिक्यूलर की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है नैरो, या फिर आप बोल दीजिए स्पेसिफिक. ठीक है, जैसे कोई बच्चा लेट्स से मैथ्स में वीक है तो टीचर उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है. ठीक है, कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में वीक है, उसको थ्योरेटिकल चीजें नहीं समझ आती हैं, वो प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है. सो दैट इज मॉलिक्यूलर. सो टीचिंग बिहेवियर इज बोथ मोलर एंड मॉलिक्यूलर. सो इट इज बोथ मोलर एंड मॉलिक्यूलर. ठीक है, इसलिए आपको समझ आया कि हमारा स्टेटमेंट टू, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि वो मोलर है पर वो मॉलिक्यूलर नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है. इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा. ये देखिए, फ्लैंडर्स सिस्टम, it is an observational tool used to classify the verbal behavior of teachers and pupils as they interact. ये देखिए, ये 10 दिख रहे हैं आपको, 10 कैटेगरीज. यही हमसे पूछा हुआ था. ये 10 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसमें से जो फर्स्ट 4 है दे आर टीचर टॉक रिस्पॉन्स से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट 4 इनिशिएशन, देन प्यूपिल टॉक एंड देन साइलेंस. ठीक है, इतना इन डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, बट हमको पता होना चाहिए कि 10 कैटेगरीज होती है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 सेज वर्बल एसोसिएशन लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय. ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये फैक्ट बेस्ड होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे. सो वर्बल एसोसिएशन ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय गैगने. ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं. मेमोरी रिसर्च मिल्टन ने दी थी. थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग दिया था. ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं हम लॉज ऑफ लर्निंग. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी लॉज. और क्रॉनबैक ने हमें मेजरमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था. क्वेश्चन 3, while defining relationship between teachers and children, dash is used as a socially constructed development. देखिए, कीवर्ड socially constructed. Ainsworth, Vygotsky, Bronfen, Brenner या Dewey. सो हमें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है या जो कॉन्सेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का, वो किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने. कि जो बच्चा है वो आगे पीछे सोशली देखकर, एक्सपीरियंस करके, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके वो अपना जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करता है. सो वाइगोत्स्की इज द करेक्ट आंसर.
देखिए Lev Vygotsky, they emphasized that development is a socially constructed process. He introduced the concept of socio-cultural theory, that is development occurring through social interactions. His idea of zone of proximal development, ये भी बहुत important है. It explains how teachers and more knowledgeable others they guide the children's learning. देखिए एम्सवर्थ ने अटैचमेंट थ्योरी दिया था, ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दिया था, और ड्यूई ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था. तो आप ये प्लीज अपने नोट्स में लिख लीजिएगा. क्वेश्चन 4, which learning theory emphasizes that learning occurs through observation and imitation? अभी मैंने बताया था सोशल लर्निंग थ्योरी, और ये किसने दी थी हमें? लेव वाइगॉट्स्की ने. क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग. मेथड्स दिए और ऑब्जेक्टिव्स दिए. लेक्चरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, प्रोजेक्ट. Objectives हैं providing direct experiences, presenting facts, providing purposeful activities, showing manipulation of operations. आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहाँ मिलता है? फील्ड ट्रिप पे, है ना. सो सी का 1, तो हमारे ये 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. लेक्चरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोजेक्ट. देखिए अगर हमें पर्पसफुल एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज पर्पसफुल कब होती है? जब हम वो एज अ प्रोजेक्ट उनको देते हैं. डी का 3, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. लेक्चरिंग मेथड, लेक्चर इज सिंपली प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन इज शोइंग मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशंस. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. Question 6, dash is the right instructional technology for the understanding level of teaching. Linear, programmed, self-instruction या branching. So यहाँ पे हमारा correct option होगा option number 1, branching. Understanding level. देखिए understanding level of teaching, it requires learners to go beyond rote learning. है ना, हमारे 3 levels होते हैं, memory, understanding और reflective. memory में हम सिर्फ rote learning करते हैं. अंडरस्टैंडिंग में हम थोड़ा सा अपर लेवल पे जाते हैं और चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके रिलेशनशिप्स को हम समझने की कोशिश करते हैं. सो ब्रांचिंग, ये याद रखिएगा, इट वाज डेवलप्ड बाय नॉर्मन क्राउडर. क्या पता अगले जो अटेम्प्ट होने वाला है उसमें इससे कुछ रिलेटेड आता है मैच द फॉलोइंग में. सो ब्रांचिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय नॉर्मन क्राउडर, इट इज बेस्ट सूटेड बिकॉज इट प्रोवाइड्स डिफरेंट लर्निंग पाथ्स. ठीक है, आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से अलग अलग पाथ के थ्रू आप सीखने की कोशिश करते हैं. इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इट फोकसेस ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन. ठीक है, सिर्फ याद नहीं करना, रोट लर्निंग नहीं करनी, बट कॉम्प्रिहेंशन और जो आपने सीखा है आपने उसको अप्लाई भी करना है. क्वेश्चन नंबर 7 says, arrange the following Erikson stages of development in order of their occurrence. Generativity and stagnation, identity and role confusion, autonomy and shame, industry and superiority, integrity and despair. देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4. लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये स्टेजेस हैं, ये आपको याद करना है, रिमेंबर इट, क्योंकि इससे बहुत सारे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं. Infancy, early childhood, play age, school age, adolescence, early childhood, early adulthood, middle age and old age. These are the basic conflicts. ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, आप अगर उनको प्यार से खाना खिलाएंगे, ठीक है, आप उनको फीड करेंगे, आप उनके साथ खेलेंगे, आप उनके साथ हंसी मजाक करेंगे, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करते हैं. लेकिन वही अगर इसका ऑपोजिट होगा तो मिसट्रस्ट हो जाएगा. देन अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम. बच्चों को होता है ना, मैं खुद करूंगा, मैं खुद खाऊंगा, मैं खुद खेलूंगा, ये चीज मैं खुद करूंगा, अपने कपड़े मैं खुद चूज करूंगा, दैट इज ऑटोनॉमी. और जहां वो कुछ थोड़ा सा गलत हो जाता है तो उनको शेम या डाउट हो जाता है. ऐसी प्ले एज में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, देन इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी. मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ये आप रीड कर लीजिएगा. ठीक है, सो इसके बेसिस पे, इस चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. यानी सबसे पहले आएगा हमारा ऑटोनॉमी एंड शेम,
उसके बाद आएगा इंडस्ट्री एंड इंफीरियोरिटी, उसके बाद आएगा आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन। ठीक है, जैसे बच्चों को होता है ना कि हमारी क्या आइडेंटिटी है, हमारी क्या पहचान है, तो दैट इज आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन। उसके बाद आता है हमारा जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, और लास्ट में आता है हमारा इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 8, which one of the following is appropriate in the respect of student teacher relationship? ठीक है, informal and intimate, limited to classroom only, cordial and respectful, indifferent, बहुत common sense based question है. So a teacher student relationship should be cordial and respectful. Question number 9, again match the following. Example of multisensory approach to learning, 4 quadrants of learning, academic bank, and example of सॉफ्टवेयर पैकेज ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये हमें पता है, ये पीएसपीपी का एग्जाम्पल है। तो डी का सेकेंड होते हैं हमारे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यूट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच, आप देखते भी हैं आप सुनते भी हैं, मल्टी सेंसेस का यूज हो रहा है। मूक 4 quadrants, an academic bank of credits ABC, it is an initiative taken under NEP 2020. Question 10, reflective level of teaching requires students to repeat the learned information, understand teacher's explanation, analyze and form new ideas, passively follow the instructions. So reflective level हमारा highest level होता है जिसपे बच्चा एनालाइज करता है, न्यू आइडियाज को फॉर्म करते हैं। देखिए, अगर आप रिपीट कर रहे हैं, कोई चीज आपने याद किया, बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट इज मेमोरी लेवल, दिस इज मेमोरी लेवल। टीचर्स के एक्सप्लेनेशन को समझना, अंडरस्टैंड करना इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड पैसिवली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, इट इज अगेन मेमोरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, इंस्ट्रक्शनल गोल, एंटरिंग बिहेवियर, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। देखिए, टीचिंग प्रोसेस के हमें कंपोनेंट्स गिवन है, हमें उनको स्टार्टिंग से एंड तक लगाना है सीक्वेंस में। इतना तो हमें पता है कि जो हम परफॉर्मेंस को असेस करेंगे ये सबसे एंड स्टेज होगी। ए जैसे ही एंड पे आया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा गोल क्या है, व्हाट इज अ गोल, क्यों हम जाना चाहते हैं, क्यों हम पढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एंटरिंग बिहेवियर, देन वी हैव प्रोसीजर, एंड लास्ट में आता है हमारा असेसमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12, द टीचिंग विच इन्वॉल्व्स टीचर पोजिंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स एज दे अटेम्प्ट अ टास्क। ठीक है, बीच बीच में टीचर क्वेश्चंस डाल रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, उनको हिंट्स दे रहा है, उनको क्यूज दे रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सो स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि ब्रेकिंग द लर्निंग इनटू मैनेजेबल टास्क, मतलब एक इतना बड़ा टास्क है, अब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देन इंश्योरिंग सॉलिड फाउंडेशन स्किल्स, ताकि वो जब एडवांस में जाए, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हम ये बोलते हैं ना, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो जब वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाएगा समझने के लिए तो उसको दिक्कत नहीं होगी। It increases students' confidence and independence, and it promotes deeper understanding and better retention. देखिए, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट हमें लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। सो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अ स्टेडी प्रोग्रेशन थ्रू द लर्नर्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब ये कुछ वैसा टास्क है जो आपको नहीं पता या आपको नहीं आता करना, यू कांट डू इट, तो इस एरिया में, ठीक है, ये जो एरिया है, ये देखिए, ये इनएक्सेसिबल टास्क है जो नहीं आते, ये सोलो टास्क है जो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। इन दोनों के जो बीच का एरिया होता है ना, दिस इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। यानी यहाँ पे जो टीचर है, ठीक है, या फिर टीचर या मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर क्या हो गए, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO,
वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके गाइड्स, आपके मेंटोर्स, जिनको आपसे थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है कि ये चीज कैसे करनी है, तो वो आपका हैंड होल्ड करते हैं। ठीक है, वो आपको असिस्ट करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको हिंट्स देंगे, आपको क्यूज देंगे, ताकि ये जो है ना एरिया जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, ये आप अचीव कर सकें। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसीलिए जब टीचर क्वेश्चंस पोज करता है टू स्टूडेंट्स एज दे अटेम्प्ट अ टास्क, इट इज नोन एज स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन 13, मैच द फॉलोइंग। दिस इज अगेन फैक्ट बेस्ड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मॉडल्स हैं और एक्सपोनेंट्स दिए हैं, ऑल तो हमें इतना इन डेप्थ में पूछना नहीं चाहिए, बट ठीक है, अगर ये किसी शिफ्ट में आया है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एंजाइटी रिडक्शन, एजर्टिव ट्रेनिंग, डायरेक्ट ट्रेनिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, वोल्फ, बीएफ स्किनर, रिन एंड वोल्फ, लुम्सा डोलिन। हमें एक ही नाम पता है यहाँ पे, बीएफ स्किनर, और हमें पता है कि उन्होंने ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। डी का सेकेंड करते ही हमारा आंसर तो आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बट जो बाकी के ऑथर्स हैं ना, वो आप प्लीज लिख लीजिएगा। जैसे एंजाइटी रिडक्शन हमें दिया था रिन एंड वॉल्फ ने, एजर्टिव ट्रेनिंग वॉल्फ एंड लाजरस ने, और डायरेक्ट ट्रेनिंग हमें दिया था लुमसडुल्लिन ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स सीएपी क्लासिफिकेशन। मैम सीएपी क्या है? दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, कैप। सो डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। अब अगर तो आपको वो निमोनिक याद है कि कॉग्निटिव का क्या निमोनिक है, एप्लीकेशन अफेक्टिव का क्या निमोनिक है, और साइकोमोटर का क्या निमोनिक है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैनिपुलेशन। देखो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, ये हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कॉग्निटिव का क्या है हमारा, के सी आसी, है ना, और रिवाइज्ड क्या है, रू आ ई सी। दीज आर द निमोनिक्स। अफेक्टिव का क्या आता है हमारा, आर स्क्वायर वी ओ सी, दैट इज रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज एंड कैरेक्टराइज। साइकोमोटर का आता है आई एम पैन, दैट इज इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा था साइकोमोटर का, और साइकोमोटर में आई एम इज फॉर मैनिपुलेशन। देखिए ऑर्गेनाइज, एप्लीकेशन और कॉम्प्रिहेंशन, ये किस में आते हैं हमारे, कॉग्निटिव या अफेक्टिव में। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी एम, दैट इज मैनिपुलेशन। तो आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको निमोनिक्स याद होने चाहिए एंड यू आर सॉर्टेड। क्वेश्चन 14, अरेंज द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स 8 स्टेजेस। देखिए फिर से आ गया, लेकिन इस बार टॉयलेट ट्रेनिंग, फीडिंग, रिफ्लेक्शंस एंड एक्सेप्टेंस, लव रिलेशन एंड पीयर रिलेशनशिप्स। ये देखिए ये मैंने आपको स्टेजेस दे दिए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम अभी यहाँ से मैच द फॉलोइंग में आया था, अब ये इन्होंने ना इनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। ठीक है, जैसे जो इन्फेंट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, फीडिंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद हमारा क्या आता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज टॉडलर्स। उसके बाद हमारे आ गए टीनेजर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो टीनेजर्स, लव रिलेशनशिप, यंग एडल्ट्स, एंड रिफ्लेक्शंस एंड एक्सेप्टेंस, या आप इसको मिडिल में या ओल्डर में आ जाएगा। ठीक है, इट कैन बी मिडिल और ओल्डर। क्वेश्चन 15,
What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? CCE, इसके क्या characteristics होते हैं? It increases the workload on students, it replaces marks with grades, it evaluates every aspect of the student and it helps in reducing examination phobia. देखिए, आपको पता है कि it increases the workload, it is a negative statement. अगर ये negative है तो ये कट हो जाएगा. It replaces marks with grades, बिल्कुल. Then it evaluates every aspect of the student. Holistic development की बात होती है, बिल्कुल. And it reduces examination phobia, बिल्कुल. इसलिए हमारा option number D, which is BCD, would be the correct answer. So continuous का मतलब क्या होता है? Regular and continuous activities are conducted throughout the session. Comprehensive यानी overall development, holistic development की बात होती है यहाँ पे student की. And evaluation का मतलब student की progress को monitor करना. Question 16. Which of the following factors influence the effectiveness of support material? जो हम आपको मटेरियल सपोर्ट करते हैं, जो टीचर्स आपको मटेरियल सपोर्ट करते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके इफेक्टिव होने के? क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी. ऑब्वियसली आपको जो मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो क्लियर होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए. क्वांटिटी ऑफ मटेरियल देखते हैं बाद में, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. अप्रोप्रिएटनेस फॉर द लर्नर्स एज एंड लेवल. ठीक है, आपकी जितनी एज है या आपका जो लेवल है उसके हिसाब से आपको सपोर्ट मटेरियल मिलना चाहिए, बिल्कुल. रेलिवेंस टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. तो क्या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इफेक्टिव में आता है? मैं आपको बहुत सारा मटेरियल दे दूं पेपर 1 का, क्या आपके लिए वो रेलिवेंट होगा? ठीक है, उसमें ऐसे भी टॉपिक्स आएंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है या जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गए हैं, वो कभी रिपीट ही नहीं हुए कॉन्सेप्ट्स, तो उसका कोई फन नहीं है. सो क्वांटिटी नहीं होती, तभी बोलते हैं ना क्वांटिटी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वालिटी मैटर करती है कि आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आप 10 यूनिट में से 8 यूनिट भी अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, और कोई बच्चा है जो 10 के 10 यूनिट पढ़ रहा है बट मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, उसको क्या फायदा? एटलीस्ट आप 8 यूनिट अच्छे से तो करके जाइए. सो दिस इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. इसीलिए हमारा बी को अगर हम निकाल देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ACD, हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 17. Which of the following describes understanding level of teaching? Systematic step-by-step presentation giving large number of positive and negative examples. Keyword positive and negative examples. Then insisting on effective storage, helping to promote relationships, seeking relationship. Critical shifting, no. So B and D, option number 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके कीवर्ड्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स, रिलेशनशिप्स, relation between concepts. So these are some of the keywords for understanding level of teaching. Question number 18 says, learning is relatively a permanent change in behavior as a result of experience. So this comes under which learning theory? It comes under behaviorism. Option number C. क्योंकि जब हमारा बिहेवियर चेंज होता है, लर्निंग का मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था और एक ये PYQ भी रह चुका है कि लर्निंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. ठीक है, आप न्यू नॉलेज को एक्सेप्ट करके, गेन करके, उससे सीख कर अपने जो आपका बिहेवियर है वो आप पॉजिटिव साइड में मॉडिफाई करते हैं. सो इट इज अ अप्रोच टुवर्ड्स बिहेवियरिस्टिक थ्योरी. देखिए, बिहेवियरिज्म, न्यू बिहेवियर्स और चेंजेस इन बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स. कॉग्निटिविज्म, इट इज थ्रू मेंटल या इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हमारा माइंड रिलेटेड. And constructivism, socially construct करते हैं based on the individual experiences. So this is constructivism.
Question 19. A teacher wants to check students' ability to apply knowledge in real life situations. कि जो student है वो real life situation में knowledge को कैसे apply करता है. So it is a type of authentic evaluation. So authentic assessment, it is a form of evaluation in which students are asked to perform real world tasks that demonstrate meaningful application of knowledge and skills. जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने knowledge gain की है, वो उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं टू सी द ऑथेंटिसिटी of the knowledge gained. So this is authentic assessment. Formative, it is during the class. Summative, it is at the end of the semester या end of the term. ठीक है, end of the term. And norm referenced क्या होता है? जब हम उसको peers के साथ क्या करते हैं, compare करते हैं. Peer comparison, it is norm referenced. Question number 20. A teacher rewards students with stickers for completing task correctly. So this is an example of, अगर आपने कोई टास्क कंप्लीट किया है, ठीक है, तो मैं आपको स्टिकर्स दे रही हूँ. सो ये देखिए, ये रिवॉर्ड्स है, ये रिवॉर्ड है ना एक. ठीक है, जैसे हम जब छोटे होते थे, हम बहुत अच्छा काम करते थे, तो हमें जब मार्क्स मिलते थे, टीचर कभी सॉफ्टी बना के देते थे, कभी स्टार बना के देते थे. ठीक है, कभी कभी 2 स्टार. तो हम फ्रेंड्स के साथ, मुझे तो याद है, मैं तो ऐसे करती थी, मुझे 2 स्टार मिले, मुझे 3 स्टार मिले, मुझे 1 स्टार मिला है, मुझे सॉफ्टी मिली है. सो इट एक्ट्स एज अ रिवॉर्ड. ठीक है, तो ये हमारा बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है. सो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है हमें? रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट. And it is given by B.F. Skinner. ठीक है, तो ये बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है. देन क्वेश्चन 21. According to behaviorist learning theory, learning occurs through insight and reflection, observation and imitation, conditioning and reinforcement, active construction of knowledge. अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था? बिहेवियरिज्म थ्योरी किसने दी थी? B.F. स्किनर ने दी थी. और रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ये किस में आता है हमारा? कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट में. ठीक है, अगर आपका जो बिहेवियर है, आप पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड्स होते हैं, और नेगेटिव बिहेवियर को कम करने के लिए हमारी पनिशमेंट्स होती हैं. सो कंडीशनिंग एंड reinforcement, it is a part of behaviorism theory which was given by again B.F. Skinner. Question number 22. Which of the following is correct in the respect of demonstration method? It focuses to achieve psychomotor and cognitive objectives. Correct. It is highly controlled and dominating method of instruction. No. क्या ये child centric होता है? नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं. सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में काम आता है. क्या? डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है, साइकोमोटर क्या हो गया? हमारी मोटर स्किल्स. और कॉग्निटिव क्या आता है? हमारी मेंटल एबिलिटी. सो ये दोनों हमारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए काम आते हैं, या फिर जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है उसमें हम ये यूज करते हैं. क्वेश्चन 23. ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी फोकसेस प्राइमरली ऑन reinforcement and punishment. नहीं, ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी नहीं है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेयर्स, ये भी नहीं है.
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे हम मास्लोस थ्योरी में पढ़ते हैं ना, लास्ट सबसे लास्ट वाला जो हाईएस्ट होता है, ये क्या आता है हमारा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जो मास्लोस की नीड हायरार्की है के 5 लेवल्स होते हैं। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आप इसके जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत है, कोई ऑथर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, वो प्लीज़ आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy. Connect to them to keep yourself updated for the upcoming classes. And thank you so very much. See you in next class. Bye bye. Take care and happy learning.